गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए सीरीज के साथ में, एक नए लेक्चर के साथ में, एक नई उमंग के साथ में। आज का हमारा जो टॉपिक है ये एफ वाई बी कॉम कॉमर्स पेपर यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है और ये वो टॉपिक है जो आपको कॉमर्स में होने से रूबरू कराएगा, जो आपको बिजनेस के बेसिक्स चीज़ों को बताएगा। हमने हमेशा सुना है कि कोई कहता है कि यार मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेसमैन बनना है। तो बिजनेसमैन एग्जैक्टली करता क्या है ये समझने का वक्त आ चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा आंसर, दैट इज फंक्शन ऑफ बिजनेस। गाइज, we all know that every organization want to earn profit either by producing something or by selling something. But business is not only related to production and sales, it involve many functions. एक प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर प्रोडक्ट बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस करने तक बिजनेस को एन नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये जो इंटरकनेक्टेड फंक्शंस हैं, ये इंटरकनेक्टेड फंक्शंस कैसे चलते हैं, कैसे ये बिजनेस को इफेक्टिवली ऑपरेट होने में सहायता करते हैं, आखिर कैसे रॉ मटेरियल खरीद कर उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फाइनली लोगों तक पहुंचाया जाता है, कैसे लोगों को मैनेज किया जाता है, कैसे पब्लिक इमेज यानी कि कॉर्पोरेट इमेज क्रिएट की जाती है, कैसे इन्वेंट्री मैनेज की जाती है। हर एक चीज़, हर एक फंक्शन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, आज का ये आंसर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, और अगर आपको बिजनेस का बेस समझना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले फंक्शन से, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। गाइस, जैसे कि मैंने कहा, बिजनेस में जब हम बिजनेस कहते हैं, इट क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। while we are talking about industry is related to production function, you can say. It is about producing something. So when you are talking about production, in simple meaning, production is nothing but converting the raw material into finished goods. जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास में है, लेट मी गिव एन एग्जांपल टू यू। से फॉर एग्जांपल मेरे पास में यान है, तो वो यान सिर्फ यान के रूप में किसी काम का नहीं है। उस यान को आप कह लीजिए बेटा क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है, देन उस क्लॉथ को रेडीमेड गारमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाकर वो गारमेंट आपके लीजिए आप कंज्यूम कर सकते हो। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए उस यान को कह लीजिए आप कपड़े में यानी क्लॉथ में, और क्लॉथ को रेडीमेड गारमेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। एकदम सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो मेरे पास में जो भी रॉ मटेरियल है उससे सेमी और फिर फिनिश गुड्स बनाने का जो प्रोसेस है उसी को प्रोडक्शन कहा जाता है। प्रोडक्शन को दोस्तों ऑपरेशन भी कहा जाता है। बहुत सारी जगह पर ऑपरेशन वर्ड आप सुनोगे तो आपको पता होना चाहिए, इट इज़ अबाउट प्रोडक्शन ओनली। गाइस, जब तक कुछ बनाएंगे नहीं, बेचेंगे क्या? तो इसीलिए प्रोडक्शन जो है वो फाउंडेशन है किसी भी बिजनेस के लिए। जब तक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, आप उसको आगे सेल नहीं कर सकते, उसकी पब्लिसिटी नहीं कर सकते, उससे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते, जो कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए प्रोडक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं कहता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन, अक्सर लोगों को लगता है सिर्फ प्रोडक्ट बनाने को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक सुबह मैं उठता हूँ और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने लगता हूँ। प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज है जो मुझे परफॉर्म करनी पड़ती है। जैसे आप कह लीजिए यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में आप क्या करते हो, आप यहाँ पर देखते हो कि कैसे एक प्रोडक्ट मुझे बनाना है, कब मुझे प्रोडक्ट बनाना है, कितनी क्वांटिटी बनानी है, कौन से स्टेप को कितना टाइम लगेगा, उस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में शेड्यूलिंग कैसे होगा, ओवरऑल मैं ओवरसीइंग कैसे करूँगा पूरे प्रोडक्शन वर्क फ्लो को, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेट करना, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, लाइक कौन सी मशीन कितना टाइम चलेगी, किस प्रोडक्ट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कितना फाइनेंस लगेगा, ये सारी चीज़ें का स्टैंडर्ड सेट करना। और कंट्रोलिंग मतलब होता है, प्रोडक्शन कंट्रोलिंग मतलब जो स्टैंडर्ड सेट किया उसको अचीव करना, उसको आप कह लीजिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली रन करना। इसके बाद में देयर इज अ क्वालिटी कंट्रोल। गाइज, अगर आप सिर्फ क्वांटिटी की बात करोगे तो आज के टाइम में आप कह लीजिए बेटा आप बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे। आज का कंज्यूमर क्वालिफाइड कंज्यूमर है, वो सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखता है, वो क्वालिटी भी देखता है। तो आपको एंश्योर करना है कि प्रोडक्ट मीट्स डिफाइंड क्वालिटी,
डिफाइंड स्टैंडर्ड, यानी आपके जो प्री सेट स्टैंडर्ड्स है आपका प्रोडक्ट उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर रहा है, ये आपको इंश्योर करना है। अब ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। एंड जब मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं और जब मैं इनोवेशन की बात करता हूं, इट इज कंप्लीटली डिपेंड और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप कह लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए मैं हमेशा अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लेकर आता हूं, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता हूं। फाइनली देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो जब मैं प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मशीनरीज इन्वॉल्व है। मेरी मशीनरीज हमेशा हमेशा अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए, ताकि कोई ब्रेकडाउन ना हो। मशीन अगर बंद हो गई दोस्तों, तो आपका टाइम, एफर्ट और आप कह लीजिए एनर्जी, सारी चीज़ें वेस्ट होगी। इसीलिए इस वेस्टेज को बचाने के लिए मुझे हमेशा रेगुलर मेंटेनेंस करना है मशीन का, ताकि हमेशा मेरी मशीन जो है वो रेडी हो, प्रोडक्शन के लायक हो। तो दैट इज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन के बाद में सेकेंड फंक्शन है इन्वेंट्री फंक्शन। जब मैं इन्वेंट्री फंक्शन की बात करता हूँ, याद रखिए इन्वेंट्री फंक्शन यानी का मतलब, इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप ओवरऑल स्टॉक को मैनेज करते हो, ओवरऑल स्टॉक आप मेंटेन करके रखते हो। स्टॉक आप कह लीजिए बेटा फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, सॉरी, स्टॉक जो है वो आपका फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, और स्टॉक जो है वो आप कह लीजिए बेटा आपका स्टॉक जो है वो सेमी प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है। क्या कहा गया, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ओवर इन्वेंट्री और अंडर इन्वेंट्री जो है वो अवॉइड करनी है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है सर कि ओवर इन्वेंट्री और अंडर इन्वेंट्री क्या होता है। अगर मैंने मेरे डिमांड से ज़्यादा प्रोड्यूस किया, यानी कि आप कह लीजिए जितना मेरा डिमांड है उससे ज़्यादा अगर मैंने प्रोड्यूस किया है, तो इसको हम लोग ओवर इन्वेंट्री कहते हैं। और जितना डिमांड है अगर मैंने उससे कम प्रोड्यूस किया है, तो इसको हम लोग अंडर इन्वेंट्री कहते हैं। यहाँ पर जब मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो मुझे एक बात और ध्यान में रखनी है। तो आपको यहाँ पर जब मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि मटेरियल इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मटेरियल प्लानिंग के बारे में बात की जाती है। मटेरियल प्लानिंग मतलब क्या, मुझे आने वाले समय में कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है, फोरकास्टिंग द नीड बिफोर प्रोडक्शन बिगिंस। देखिए बेटा, आपने एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और बीच में आपका मटेरियल खत्म हो गया, तो इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और एन वक्त पर आपको रॉ मटेरियल महंगे में भी मिलेगा। तो जितना भी रॉ मटेरियल आपको लगने वाला है, मान लीजिए मुझे 100 यूनिट बनाना है फिनिश गुड्स, उसके लिए मुझे 200 यूनिट रॉ मटेरियल लगता है, तो पहले से ही मुझे वो रॉ मटेरियल अरेंज करके रखना चाहिए। इस चीज़ को हम लोग मटेरियल प्लानिंग कहते हैं। मटेरियल प्लानिंग के बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है परचेसिंग। अगर मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो वो रॉ मटेरियल मुझे कहाँ से मिलेगा, कौन सा जो आप कह लीजिए कौन सा सप्लायर है जो मेरे लिए बेहतर होगा, जो मुझे कम दाम पे ऑन टाइम डिलीवरी करेगा, ये मुझे देखना होता है। दैट इज कॉल्ड एज परचेसिंग। सिमिलरली देर इज स्टोर कीपिंग एंड इशूइंग। स्टोर कीपिंग और इशूइंग का मतलब होता है कि सारा जो रॉ मटेरियल है मैं मेरे पास में स्टोर करके रखता हूँ, और जितनी ज़रूरत है उतना ही रॉ मटेरियल मैं यूज़ करूँगा। एंड मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब होता है अपने स्टॉक्स को मॉनिटर करना। यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, जैसे आप मान लीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टेक्निक है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कितना स्टॉक मेरे पास में अवेलेबल होगा, तो मैं नए स्टॉक को ऑर्डर करूँगा, कितने समय में मेरा नया स्टॉक मेरे पास में आ जाएगा, ताकि हमेशा मेरे पास में स्टॉक जो है वो रेडी रहे, स्टॉक हमेशा आपके लिए जमा रहे। सो दैट इज अबाउट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग। गाइस, मार्केटिंग का जो फंक्शन होता है वो किसी भी बिजनेस की जान होता है। बिजनेस में मार्केटिंग वो फंक्शन है जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है। जब आप मार्केटिंग की बात करते हो, मार्केटिंग में आप बेसिक आपका काम होता है कस्टमर को समझना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझना, और प्रोडक्ट इस तरीके से बनाना और बेचना कि वो जो कस्टमर है, कस्टमर आपका पूरी तरह से सेटिस्फाई हो सके। दैट इज द गोल ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का मकसद ही होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसीलिए जब मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ, मार्केटिंग देखिए वो डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर बिजनेस का सर्वाइवल और ग्रोथ डिपेंड करता है। बिजनेस के सारे फंक्शन मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। मार्केटिंग सारे फंक्शंस को जोड़ने का काम करता है। आखिर मार्केटिंग फंक्शन के अंडर में बिजनेस को क्या क्या करना होता है। सबसे पहले शुरुआत होती है मार्केटिंग रिसर्च से। मार्केटिंग रिसर्च आपको बताता है कस्टमर का नीड्स एंड वांट्स क्या है, डीलर की एक्सपेक्टेशन क्या है, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, सारी चीज़ें। एक बार आपने मार्केटिंग रिसर्च कर ली, आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद में आपका नेक्स्ट फंक्शन होता है प्राइसिंग। प्राइसिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग द वैल्यू एट विच द बायर एंड सेलर बोथ आर रेडी टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट।
इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यू कैन से। मार्केटिंग कई तरह से सॉरी प्राइसिंग जो है वो कई तरह से हो सकती है। प्राइसिंग कॉस्ट बेस्ड भी हो सकता है, प्राइसिंग मार्केट बेस्ड भी हो सकता है। जब आप प्रोडक्ट का प्राइस तय कर रहे हो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होता है। जैसे आप कह लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस तय करते वक्त आपको पता होना चाहिए आपका कॉस्ट कितना है। जितना भी आपका कॉस्ट होगा उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके प्राइस तय कर सकते हो। कंपटीशन कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हाई लेवल कंपटीशन है तो आप लोअर लेवल प्राइस तय करते हो, पेनिट्रेशन प्राइस यूज़ करते हो। अगर लोअर लेवल का कंपटीशन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। कस्टमर का बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू डिसाइड द प्राइस। अगर कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है आप ज़्यादा प्राइस मत रखिए। मान लीजिए कस्टमर प्राइस देख के प्रोडक्ट खरीदने वाला है तो आप प्राइस कम रखिए। अगर आपका कस्टमर हाई क्लास कस्टमर है, प्राइस सेंसिटिव नहीं है, आप कोई भी प्राइस तय कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। गाइस यही रीज़न है। देखिए रेडमी का मोबाइल फ़ोन जो है वो सस्ता मिल जाता है, लेकिन वहीं पर अगर आप एप्पल की बात करते हो, आईफोन की बात करते हो तो आईफोन जो है वो काफ़ी महंगा मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपके लिए मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रमोशन। मार्केटिंग में एक बहुत पुरानी सेइंग है, जो दिखता है वो बिकता है, चमत्कार को ही नमस्कार है। तो दोस्तों अगर मैं जब तक मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट नहीं करूंगा, मैं कितना भी बेहतर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट कोई खरीदने वाला नहीं है। इसीलिए क्या करना है, आपको आपको ध्यान रखना है कि आपको एडवर्टाइजिंग करनी है, पब्लिसिटी करना है, सेल्स प्रमोशन करना है। इन सब चीज़ों से क्या होगा, लोगों तक आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होगी। जब लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे वो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी वो है जिसने अपने प्रोडक्ट को आपके लिए इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन ही इनका बेस है। इसी तरीके से आईटीसी कंपनी है। इसी तरीके से आप बात कर लीजिए पार्ले कंपनी है। ये वो कंपनीज है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि अगर आप हिमालय की पहाड़ी पे भी चले जाओगे ना बेटा, वहाँ पर अगर एक छोटे सा अगर आप कह लीजिए स्टोर भी है, एक छोटी अगर पान की टपरी भी है, तो वहाँ भी आपको पार्ले जी मिल जाएगा। तो ऐसे में याद रखिए मार्केटिंग क्या कहता है कि अगर आप कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा पा रहे हो तो आप कस्टमर बना पा रहे हो और कस्टमर मेंटेन कर पा रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, चैनल सिलेक्ट करना। मुझे ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन जाना है, डायरेक्ट मार्केटिंग करना है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में सोचना, और डीलर से रिलेशन मेंटेन करना, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को प्रोडक्ट आपके डीलर यानी कि होलसेलर या रिटेलर ही सेल करने वाले हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सिमिलरली बात करते हैं पोजीशनिंग की। पोजीशनिंग का मतलब होता है कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट को लेकर और कंपनी को लेकर एक डिस्टिंक्ट इमेज करना, क्रिएट करना। दोस्तों आज अगर मैं आपसे ये कहूँ, 2 मिनट के लिए सोचिए, इंडिया का सबसे सस्ता बिस्किट कौन सा है? सोच लिया आपने? डेफिनेटली आपके माइंड में एक ही नाम आ रहा है, पार्ले जी। देखिए ऐसे नहीं कि पार्ले जी इंडिया का सबसे सस्ता बिस्किट है, बट उन्होंने अपने आप को इस तरीके से पोजीशन किया हुआ है कि जब भी हम लोग सस्ते बिस्किट की बात करते हैं, हेल्दी बिस्किट की बात करते हैं, हमारे माइंड में इमिडिएटली पार्ले जी का नाम स्ट्राइक होता है, पार्ले जी का नाम क्रिएट होता है। तो ये मार्केटिंग ही है दोस्तों, जो कस्टमर और कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन का जरिया होती है, जो कस्टमर को बताती है कि कंपनी क्या चाहता है थ्रू दी प्रमोशन, और कंपनी को बताती है कि कस्टमर क्या चाहता है थ्रू दी मार्केट रिसर्च। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं सेल्स और फाइनेंस की। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। वैसे तो सेल्स जो है ये मार्केटिंग का ही एक पार्ट है आपके लीजिए, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में सेल्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ तो काम करता ही है, लेकिन इसके स्पेसिफिक काम होते हैं आपके लिए, जैसे ऑर्डर रिसीव करना, बड़े बड़े ऑर्डर्स लेना, चैनल्स को आपके लिए मैनेज करना, रिटेलर और होलसेलर्स को। सिमिलरली ड्यूरेबल वगैरह के केस में फॉलो अप लेना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के केस में फॉलो अप लेना कि प्रोडक्ट कैसे चल रहे हैं। अगर मेंटेनेंस या आप कह लीजिए रिपेयर की ज़रूरत है तो वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट यू कैन से। Simultaneously, when you're talking about finance, we all know that guys, finance is the lifeblood of the business. बगैर फाइनेंस के कोई भी बिजनेस चलता नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस की बात कर रहा हूँ तो फाइनेंस मुझे अल्टीमेटली ये बताता है कि मेरे पास में बिजनेस को कितने फंड की ज़रूरत है, और ये जो बिजनेस है इसमें एडिक्वेट फंड कैसे मैनेज होगा ताकि मेरा बिजनेस स्मूथली ऑपरेट हो। जब मैं फाइनेंस फंक्शन की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड कंट्रोलिंग फंड्स। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा मैं किधर से लाऊंगा, और कहाँ पे मैं पैसा इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे मैं सोर्स ऑफ फंड आइडेंटिफाई करता हूँ, सोर्स ऑफ कैपिटल।
बोरोड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल, इक्विटी शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, लोन लेना, जो भी मेरे सोर्सेस है वो कौन से सोर्सेस होंगे, मैं फंड को कहाँ पर एलोकेट करूंगा यानी कहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा, मेरा वर्किंग कैपिटल यानी कि जो डेली बेस पर यूज होने वाला फंड है वो, और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी कि फिक्स कैपिटल मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा, ये सारी चीजें फाइनेंस के अंडर में आती है। तो जब भी आपको कोई बोलेगा फाइनेंस फंक्शन, आपके माइंड में चार चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली, सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, दूसरा फंड कहाँ पर एलोकेट होगा, तीसरा वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज होगा, और चौथा फिक्स कैपिटल को मैनेज करने की क्या स्ट्रैटेजी होगी, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स एंड फाइनेंस। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने दो फंक्शन देखा, हमने सेल्स भी देखा और हमने फाइनेंस भी देखा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को वर्क फोर्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है, पर्सोनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। किसी भी फर्म का तरक्की या किसी भी फर्म का सक्सेस डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। आपके साथ जो लोग खड़े हैं, आपके साथ जो लोग हैं यानी कि आपके जो एम्प्लॉई हैं, वो उनमें कितना कैलिबर है, उनमें कितना पोटेंशियल है, उनका स्किल क्या है, उसके बेस पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का करंट और फ्यूचर दोनों चीज जो है वो डिपेंड करता है। इसीलिए कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि देयर शुड बी राइट टैलेंट, एंड राइट टैलेंट इज रिक्रूटेड, डेवलप एंड रिटेन। अब यहाँ पर राइट टैलेंट आप कह लीजिए रिक्रूट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए आप प्रॉपर HR प्लानिंग करते हो। HR प्लानिंग के अंडर में आप देखते हो कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है तो मुझे कितने शेफ लगने वाले हैं, कितने वेटर लगेंगे, कितने क्लीनिंग स्टाफ लगेगा। आफ्टर प्लानिंग मैं बात करता हूँ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की। मैं आप कह लीजिए न्यूज़पेपर में ऐड दे रहा हूँ, वेबसाइट पे ऐड दे रहा हूँ, या आप कह लीजिए Naukri.com वगैरह आपने सुना होगा, इनके जरिए ऐड दे रहा हूँ। इट इज़ कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। फाइनली वो लोग मेरे पास में आते हैं, मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ और उसमें से राइट कैंडिडेट चूज करता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड एज योर सिलेक्शन, हायरिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। मैंने जिन लोगों को चुना है, नो डाउट उनमें पोटेंशियल है, बट पोटेंशियलिटी को स्किल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। इसलिए मैं स्किल बिल्ड करता हूँ और कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता हूँ। एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बाद में मैं उनके परफॉर्मेंस को अप्रेस करता हूँ, उनके परफॉर्मेंस को चेक करता हूँ, इवेलुएट करता हूँ, और उसके बेस पर एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देता हूँ, कॉम्पेंसेशन देता हूँ। तो ये सारे काम जो हैं, जिसमें मैं एम्प्लॉय का हायरिंग प्लानिंग से लेकर एम्प्लॉय के कॉम्पेंसेशन प्रमोशन तक जो भी मैं काम कर रहा हूँ, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, वो सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर में आती है। आगे हम लोग अगेन दो फंक्शन देखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यस, दो फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पब्लिक रिलेशन। तो पहले मैं बात करता हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। क्या कहा गया दोस्तों, अब जो छोटी फर्म है उसमें तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ ही अटैच होता है, बट बड़ी फर्म्स लाइक रिलायंस है, टाटा है, जोमेटो है, ऐसी कंपनीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्म्स है लाइक एप्पल है, जो अपने रेवेन्यू का आपके लीजिए मोर देन 60% जो है वो सिर्फ R&D एक्टिविटी के लिए खर्च करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, आजकल चमत्कार को नमस्कार है। अगर आप बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं करोगे और टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, तो आपका प्रोडक्ट जो है गाइज वो सेल होने वाला नहीं है, वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा, लोग उसको खरीदने वाले नहीं है। इसीलिए आपको कॉन्टिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना है। मार्केट रिसर्च आपको बताएगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, ताकि आप हमेशा कॉम्पिटिटिव बने रहो, ताकि आप हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग रहो, आने वाले ट्रेंड्स को समझो और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाओ। सिमिलरली देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। गाइज सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूं तो PR इज नथिंग बट इट इज द गेम ऑफ मैनेजिंग द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक के माइंड में, स्टेक होल्डर के माइंड में, स्टेक होल्डर का मतलब आप कह लीजिए कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, एम्प्लॉय है, इन सबके माइंड में मेरे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्या इमेज है, उस इमेज को मैनेज करने का जो गेम है उसी को पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। कंपनी क्या करती है, कंपनी एक PR मैनेजर हायर करती है। इस PR मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, ये रिलेशन मेंटेन करता है, आप कह लीजिए मीडिया के साथ, कस्टमर्स के साथ, NGOs के साथ, यहाँ तक कि आप कह लीजिए ओवरऑल पब्लिक के साथ। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर की या आप कह लीजिए किसी सोशल वर्कर्स की कोई क्वेरीज है या कंप्लेन है, या आप कह लीजिए किसी भी तरीके से उनसे कम्युनिकेशन करना है ताकि कंपनी का एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड हो सके, तो ये काम PR मैनेजर का होता है। PR मैनेजर हमेशा स्ट्रैटेजीज बिल्ड करता है जिसके थ्रू आप कह लीजिए
कंपनी अपने कस्टमर के साथ में डील करता है, कंपनी कस्टमर के साथ में अपना इमेज और अपना रेपो जो है वो बिल्ड करता है। आफ्टर दैट कॉर्पोरेट प्लानिंग। गाइस, जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, और अगर मुझे लॉन्ग टर्म में बिजनेस का ग्रोथ चाहिए, मुझे अगर लॉन्ग टर्म में बिजनेस का तरक्की देखना है, तो मुझे लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी तो बनानी ही पड़ेगी। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है ये कॉर्पोरेट प्लानिंग के द्वारा की जाती है। नॉर्मली एमएनसीज जो होती बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें कॉर्पोरेट प्लानिंग का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? ये डिपार्टमेंट एनालाइज करता है ट्रेंड्स को। ये डिपार्टमेंट समझता है कि मार्केट में कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, और इन ट्रेंड्स को समझते हुए आप कह लीजिए ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है। एक्सटर्नल और इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के बाद में इनको मालूम पड़ता है मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी और क्या क्या थ्रेट्स हैं, जिसके अकॉर्डिंगली ये लोग आपके लिए अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के बाद में ये क्लियरली ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद में आपके लिए ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। सो इस तरीके से आपके लिए बेटा ये गेम जो है वो कॉर्पोरेट प्लानिंग का चलता है। आफ्टर दैट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, हम सब जानते हैं बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस को बेस जो है वो सोसाइटी से मिलता है, रॉ मटेरियल सोसाइटी से मिलता है, एम्प्लॉय सोसाइटी से मिलते हैं। तो क्योंकि बिजनेस सोसाइटी का एक अनडिवाइडेबल पार्ट है, इसीलिए सोसाइटी के लिए बिजनेस की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। नाउ लेट मी कंक्लूड दिस पॉइंट इन दिस वे। आपका जो बिजनेस है वो सोसाइटी का पार्ट होते हुए सोसाइटी में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो उस पॉल्यूशन को कम करने की जिम्मेदारी भी आपके लिए बिजनेस के ऊपर ही है। उस नुकसान को कॉम्पेंसेट करने की जिम्मेदारी बिजनेस के ऊपर ही है। क्योंकि आप कह लीजिए सीएसआर जो है वो सोशल इन्वायरमेंट कंसर्न्स को आप कह लीजिए बिजनेस के ऑपरेशन और में इंटीग्रेट करता है, और हेल्प करता है आपके लिए ताकि बिजनेस जो है वो इन इश्यूज को एड्रेस कर सके। एम्प्लॉय की, फैमिलीज की, एम्प्लॉयज़ की, कम्युनिटीज़ की और सोसाइटी के वेलबींग्स के बारे में काम कर सके। अल्टीमेटली कौन सी चीज़ें हैं जो सीएसआर के अंडर में की जाती है? तो इसमें रिलीफ और रिहेबिलिटाइजेशन के बारे में बात होती है। लाइक मान लीजिए अगर मैं पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ और इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा हूँ, तो उस डैमेज को रिलीफ में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मान लीजिए मेरी वजह से या मेरी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से मुझे लगता है कि किसी शहर में फ्लड आ रहा है, तो उस फ्लड से रिकवरी के लिए जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं उसके लिए डोनेशन देने की जिम्मेदारी भी आपके लिए दोस्तों मेरी ही है, बिजनेस की ही है। तो बिजनेस रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करता है। बिजनेस जो है वो सोशल अवेयरनेस के बारे में बात करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताऊंगा। एक चाय पत्ती का ऐड आता है जिसमें जागो रे जागो रे जागो रे, आपने सुना होगा। ताज़ा ओले करके एक आपके लिए ताज़ा चाय जो है उसका ऐड आता है। इस ऐड के ज़रिए वो आपको बताते हैं कि आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपकी सिविक वैल्यूज़ क्या है। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा सैनिटरी पैड्स के ऐड होते हैं, या इसी तरीके से आपने देखा होगा डाबर आमला का ऐड आता है जिसमें आप कह लीजिए बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंपेन रन किए जाते हैं हेल्थ को, सेफ्टी को और सिविक वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए। ये कैंपेन्स कंपनी द्वारा रन किए जाते हैं। सिमिलरली स्कॉलरशिप देती है कंपनी, स्कूल्स की फंडिंग करती है, लर्निंग इनिशिएटिव्स लेती है। इसके ज़रिए क्या होता है? इसके ज़रिए एजुकेशन को सपोर्ट करती है कंपनीज़। देखिए, हर एक कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है और 100 करोड़ के ऊपर कमा रही है, उनको अपने प्रॉफिट का 2% सीएसआर एक्टिविटी के लिए खर्च करना ही पड़ता है। इट इज़ कंपल्सरी। तो यहाँ पर कंपनी आपके लिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देकर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग देकर आप कह लीजिए हेल्प करता है बिजनेस को, कि बिजनेस हेल्प करता है सोसाइटी को, ताकि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट जो है वो हो सके। तो गाइज इस तरीके से हमने ओवरऑल फंक्शंस देखे हैं। क्यों ज़रूरी है फंक्शंस को समझना? तो एक बात याद रखिए, व्हेन द ऑल द बिजनेस फंक्शंस ऑपरेट इन हार्मनी, ऑर्गेनाइजेशन अनलॉक द पावरफुल एडवांटेज एंड ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ। If these functions have no coordination, definitely organization will face failure. इसमें 10 फंक्शंस जो है वो कोर फंक्शन पे फोकस करते हैं। 5 पॉइंट हमने देखा सीएसआर बेनिफिट के अंदर, और एक हमने देखा कि यूनिफाइड गोल होना चाहिए। अगर कंपनी ये सारे फंक्शंस को प्रॉपरली ऑपरेट करेगी, कंपनी विल गेट द कॉम्पिटिटिव एज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे कंपनी का ग्रोथ होगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और कंपनी जो है वो एक अच्छा रेपुटेशन जनरेट कर पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये फंक्शंस है। अगर आप ये फंक्शंस लर्न कर लेते हो तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर टैकल हो जाता है।
मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, आप किसी भी कॉलेज से हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में 100% होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू टू हियरिंग सहयोग फाउंडेशन। थैंक यू।